बुरे कर्मों का फल। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों का फल। अस्पताल के जनरल वार्ड में बैठी रीना जी लगातार भरी आंखों से बिस्तर पर लेटे अपने पति आनंद जी की ओर देखती जा रही थी। मन ही मन उनकी चिंता रीना जी को खाए जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला उनके पास कोई था भी तो नहीं। दरअसल 3 दिन पहले आनंद जी अपने घर की सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए थे और उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उम्र भर एक अध्यापक के तौर पे प्राइवेट नौकरी करने वाले आनंद जी ने जो थोड़ी बहुत बचत की थी, उसका सारा पैसा उनके ऑपरेशन पे ही खर्च हो गया। और तो और कुछ पैसा कम पड़ गया तो रीना जी ने अपने गहने तक बेच दिए और ऑपरेशन करवाने के लिए कुछ पैसे जुटाए, लेकिन उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। अब वो यह सोच सोच कर परेशान थी कि अब क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग दंपति इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनका एक बेटा है अमन, जिसे उन्होंने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उसकी पसंद की लड़की काजल से उसकी शादी करवाई। आज अमन एक सफल व्यापारी है। उसने घर में सुख सुविधाओं का हर एक सामान है। नहीं है तो अपने जन्मदाता के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह। शादी के कुछ समय बाद ही बहू काजल के कहने पे बेटे ने अपने लिए एक अलग घर खरीद लिया और माँ बाप को अकेला छोड़कर वहीं रहने चले गए। अपने माता पिता के दुख सुख से अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। आनंद जी की चोट के बारे में रीना जी ने अपने बेटे को फ़ोन करके भी बताया था और उससे कुछ पैसों की मदद भी मांगी थी। बेटे ने औपचारिकता निभाते हुए 5,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए, लेकिन बेटा बहू में से कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आया। सोच में डूबी रीना जी अचानक उठ खड़ी हुई और करीब आधा घंटा पैदल चल के एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। बिल्डिंग में बड़े बड़े आलीशान फ्लैट बने हुए थे। उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। रीना जी ने उसे प्रार्थना की कि उन्हें इस बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहने वाले अपने बेटे अमन से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी हालत देखकर उन्हें वहां से भगाने लगा और बोला कि आप अमन साहब की माँ हो ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं, चले जाइए यहाँ से। लेकिन रीना जी सिक्योरिटी गार्ड से विनती करने लगी और बोली, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही अमन की माँ हूँ। मेरे पति अस्पताल में बीमार पड़े हैं और मेरे पास उनकी दवाइयाँ खरीदने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। जब तक मेरा बेटा बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप उसे बुलाइए। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड को उन पर दया आ ही गई। उसने उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उस समय डाइनिंग टेबल पर बैठकर अमन और काजल नाश्ता कर रहे थे। काजल ने फ़ोन उठाया तो गार्ड ने कहा, बाहर कोई वृद्ध औरत आप दोनों से मिलना चाहती हैं और कह रही है कि वो अमन साहब की माँ है, लेकिन उनके चेहरे और पहनावे से नहीं लग रहा है कि वो साहब की माँ है। मैंने तो उन्हें वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो कहती है कि साहब से मिले बिना नहीं जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर काजल बोली, ठीक है, हम बाहर आकर देखते हैं, उन्हें अंदर मत भेजना। गार्ड से बात करने के बाद फ़ोन रखकर काजल अपने पति अमन से बोली, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें फ़ोन लगा देती हैं तो कभी मुंह उठाए हमारे घर चली आती हैं। पैसे तो ऐसे मांगने चले आती हैं जैसे यहाँ कोई कुबेर का खजाना पड़ा हो। आज आप उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि आज के बाद हमारे घर पर अगर हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ता करके अमन अपनी पत्नी काजल के साथ घर से बाहर आया और गेट तक पहुंचा। अपने बेटे बहू को देखकर रीना जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और सोचने लगे, आखिरकार मेरे बेटे को मेरी ममता खींच लाई। मैं जानती थी मेरा बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। जैसे ही वो दोनों नज़दीक आए तो रीना जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। जितने भी पैसे हमारे पास थे वो सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे पिताजी की दवाइयाँ लेकर आ सकूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसा कहते हुए रीना जी गिड़गिड़ाने लगी। तभी उनका बेटा बोला, क्या माँ, 2 दिन पहले ही आपके अकाउंट में मैंने 5,000 जमा करवाए थे, वो पैसे कहाँ गए? लेकिन बेटा
जो पैसे तुमने दिए थे उतना तो अस्पताल में रहने का 2 दिन का खर्चा है। तभी उनकी बहू बोले, अगर प्राइवेट अस्पताल का इतना ही खर्च था तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं गए आप लोग? अब और पैसे हमारे पास नहीं है, चले जाइए यहाँ से। फिर रीना जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा अपने पिता के बारे में तो कुछ सोचो, आखिरकार वो तुम्हारे जन्मदाता है। तो काजल ने कहा, माँ जी इस तरह की बातें करके हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब समझ में आता है। हम आपकी मदद बातों में आकर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, चले जाइए यहाँ से। बेटे बहू की बातें सुनकर रीना जी हैरान रह गई, वो ला गिड़गिड़ाई, लेकिन बहू बेटे को उन पर तरस नहीं आया और वो अपनी कार में बैठकर अपने काम पे चलता बना। बेचारी रीना जी उन दोनों का रवैया देखकर सतम रह गई। निराश होकर थोड़ी देर के लिए गेट के पास ही घुटनों के बल बैठ गई और यह सोच कर अपनी किस्मत को कोसी लगी कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया जो अपने माता पिता का ही नहीं हो सका। क्या कुछ नहीं किया था हम लोगों ने अपने बेटे के लिए? प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद अमन के पिताजी ने उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया था। वो नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पिता ने उसे बिजनेस की पढ़ाई करवाई। उसका व्यापार शुरू करवाने के लिए अपना मकान गिरवी रख कर कर्ज उठाया, लेकिन अमन ने वो कर्ज भी नहीं चुकाया, जिस कारण हमारा मकान हमारे हाथ से निकल गया और हम किराए के घर में आ गए। और आज जब वो खूब तरक्की कर रहा है तो अपनी ज़िंदगी से अपने माँ बाप को ऐसे निकाल कर फेंक दिया है जैसे कोई दूध से मक्खी को निकाल कर फेंकता है। काश अपने बेटे पे सब कुछ दांव पे लगाने से पहले हमने अपने बुढ़ापे के बारे में कुछ सोचा होता तो ऐसी नौबत कभी ना आती। अपने ही बेटे बहुओं ने आज मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है ऐसा तो कभी किसी पराये ने भी नहीं किया होगा। क्या उसे अपने माँ बाप की तकलीफ भी नजर नहीं आई? सोच कर रीना जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास में खड़ा सिक्योरिटी गार्ड जो रीना जी और उसके बेटे बहू के बीच की सारी बातें सुन चुका था, उसे इतना तो पता चल गया था कि यह बूढ़ी औरत अमन साहब की माँ ही है। अमन ने निकल जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने रीना जी को बैठाकर कुर्सी पे बैठने की मदद की और कहा, माँ जी आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की वाकई बहुत ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपकी मदद कर दूँगा। कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं। तभी रीना जी बोले, बेटा मुझे 3000 भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब टटोली तो उनमें से केवल 800 ही निकले। वो पैसे रीना जी के हाथ में देते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी फिलहाल तो मेरे पास 800 रुपये ही है, आप इन्हें अपने पास रख लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का दयापूर्ण व्यवहार देखकर रीना जी उसे आशीर्वाद देने लगे और जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, माँ जी आपको कहाँ जाना, आप कहे तो मैं आपको अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। तभी रीना जी ने कहा, नहीं बेटा तूने मुझ पे पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और वैसे भी मुझे साइकिल पर बैठने में परेशानी हो गई, इसलिए मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के सर पे हाथ रख कर उन्होंने ढेरों दुआएं दी और बोली, बेटा जब मेरे बेटे बहू ने ही मेरी मदद करने से इनकार कर दिया तब तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, तुम्हारे इस एहसान को मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोला, अरे माँ जी आप ही कैसी बातें करती, इन पैसों कैसे तो आपका एक दिन का दवाई का खर्च भी नहीं निकल पाएगा। रीना जी ने अपने हाथ में लिए पैसों की ओर एक नज़र डाली और फिर अपने पल्लू से बांधकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। उधर अस्पताल में आनंद जी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि उनकी पत्नी अपने बेटे से मदद मांगने गई होगी। सोचने लगे कि बेटे ने इतने पैसे तो दिए ही नहीं दो हो गए कि हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। एक तो मैं यहाँ बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ तो दूसरी ओर पैसों की इतनी तंगी हो गई है और बेचारी रीना इस उम्र में उसे कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। अभी आनंदित सोच ही रहे थे कितने भी रीना जी उनके पास पहुँच गई। जैसे ही आनंद जी ने उनकी ओर देखा तो पूछने लगे, मिल गई? अपने बेटे से कुछ पैसे दिए उसने, लेकिन रीना जी का उदास चेहरा और आंसू से भीगी आंखें देखकर वो तुरंत समझ गए कि उनकी बेटी बहू ने
अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उनका नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफें दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि आनंद जी कुछ कहते तभी रीना जी पास खड़ी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट के रोने लगी और बोली, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। आज हमारे बेटे ने मेरी ममता और परवरिश को शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुसीबत के समय उसने हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अरे हम तो अपने बेटे को सफलता के शिखर पर पहुंचाने की जद्दोजहद में अपना सब कुछ लुटा बैठे। ये सोच कर कि बुढ़ापे में यही बेटा हमें सुख भरी जिंदगी देगा। बेटे को तो हमने ऊंचाई पे पहुंचा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने के बाद उसे अपने माँ बाप भी नहीं दिखाई देने बंद हो गए हैं। आज उसके घर के बाहर खड़ी हुई मैं पैसों की भीख मांगती रही, लेकिन आपका बेटा अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। जिस समय रीना जी रोते हुए यह सारी बातें अपने पति को बयान कर रही थी, उसी समय रोहित नाम का एक युवक उनकी सारी बातें सुन रहा था। रोहित सर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो साथ वाले पलंग पे लेटे हुए एक व्यक्ति का हालचाल जानने के लिए आया था। लेकिन जब उसने वृद्ध दंपति की सारी बातों को सुना तो वह उठकर उनके पास आया। उसने जैसे ही आनंद जी की ओर देखा तो उन्हें देखकर हैरान रह गए। कभी आनंद जी उनके अध्यापक हुआ करते थे जिन्हें वो भगवान की तरह पूछता था, और आज उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करता था। उनके मुंह से अचानक निकला, अरे गुरुजी, या आपको क्या हो गया? आपकी यह हालत कैसी हो गई? तभी आनंद जी हैरानी से बोले, बेटा तुम कौन हो? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? तभी रोहित के उनके चरण छुए और बोला, मैं रोहित वर्मा, जो गुरुजी आपका वही नालायक शिष्य जो आपकी शिक्षा के सहारे आज लायक बन सका है। क्या आपको याद है मैं आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करता था? तभी आनंद जी अपने दिमाग पे जोर डालते हुए बोले, हाँ हाँ याद आया, तुम वही वर्मा जी के बेटे हो ना, जिनका शहर के बीचों बीच कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है। बाप रे, तुम्हारी कद काठी देखकर मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जी गुरुजी, सही पहचाना आपने, लेकिन मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। माफ़ कीजिएगा, पास में बैठा मैं आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर रोहित ने डॉक्टर के पास जाकर आनंद जी की सारी रिपोर्ट देखी और डॉक्टर से कह दिया कि अब उनके इलाज का सारा खर्च वो स्वयं उठाएगा। जब तक आनंद जी अस्पताल में रहे उनके लिए तीनों वक्त का खाना रोहित अपने घर से पैक करवा कर लाता। जब रीना जी इस सब के लिए मना कर दी तो रोहित बोलता, आंटी जी, इतने दिनों से आप अकेले ही दौड़ भाग करने में लगी हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो गुरुजी का ध्यान कौन रखेगा? आप बस यहाँ बैठकर उनका ख्याल रखिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिन में आनंद जी की तबीयत अच्छी हो गई। जिस दिन आनंद जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो रोहित उन दोनों को अपनी कार में बैठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले गया और कार में बैठे हुए आनंद जी ने रोहित से कहा, बेटा तुमने पहले ही मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन रोहित ने उनकी एक न सुनी और बोला, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। जैसे वे लोग रोहित के घर पहुंचे तो रोहित के परिवार वालों ने उनका बड़ी खुशी से स्वागत किया। रोहित के पिताजी आनंद जी से मिलकर बहुत खुश हुए और बोले, आनंद जी, जब रोहित आपके पास पढ़ता था तब हमारी रोज़ मुलाकात होती थी, लेकिन उसके बाद तो हमारा मिलना जुलना ही नहीं हो पाया। इधर हम लोग भी अपने बिजनेस में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि सारा समय ही नहीं मिल पाया। कभी आपसे मिलने का आज इतने वर्षों बाद आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इस तरह मिलेंगे। आनंद जी, मुझे आज भी याद है जब रोहित पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था। उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था। और वही जब रोहित आपके साधन्य में आया तो आपके कर अनुशासन और मार्गदर्शन के उसे जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। किसी भी विषय को पढ़ाने का आपका तरीका था ही कुछ ऐसा कि बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते थे। काफ़ी देर तक सब लोगों
में बातचीत और हंसी मजाक चलता रहा। तो अब आनंद जी और रीना जी उनके घर में ही रह रहे थे। रोहित का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। वही रोहित ने एक कमरा आनंद जी और रीना जी को भी रहने के लिए दे दिया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद आनंद जी बोले, बेटा मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब हमें चलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए हम तुम्हारे घर। तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके जाने की बात सुनकर रोहित थोड़ा परेशान हो गया। इतने समय में वो इतना तो समझ चुका था कि आनंद जी के पास जो भी पैसा था वो सब खर्च हो चुका है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद रोहित आनंद जी से बोला, गुरुजी बुरा ना मानो तो एक बात पूछो, अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? मेरा मतलब है आपके सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, फिर आप अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तभी आनंद जी बोले, बेटा अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ। कोई छोटा मोटा काम देख लूँगा जिससे हमारे खाने पीने और दवाइयों का खर्च निकलता रहेगा। तो रोहित ने कहा, गुरुजी मैंने आपके लिए कुछ सोचा। अच्छा क्या सोचा है, जरा हमें भी बताओ। आनंद जी ने कहा। तो रोहित बोला, आप तो जानते हैं कि हमारा कपड़ों का बिजनेस है और कुछ समय पहले ही पिताजी ने एक और शोरूम भी खरीदा है जहाँ का काम मैं संभालता हूँ। अब मेरे पिताजी को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बिजनेस का सारा हिसाब किताब अच्छे से रखता हो और जिस पे हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो गुरुजी मुझे इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त और कोई नज़र नहीं आता। वैसे भी आप कहीं जाकर काम करने की सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी दुकान पे आकर बैठे और दुकान का सारा हिसाब किताब देखें। रोहित के इतना कहने पे आनंद जी अपनी पत्नी रीना जी की तरफ देखने लगी, लेकिन रीना जी को रोहित की बात अच्छी लगी। वो अपने पति से बोली, देखिए जी इस उम्र में आप ज़्यादा काम तो कर नहीं सकते और फिर यहाँ आप बैठे हुए काम करेंगे और अपनी मेहनत का कमा कर खाएंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। आनंद जी वर्मा जी के साथ उनके कपड़ों के शोरूम में बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लग गए और धीरे धीरे इस बिज़नेस को समझने लग गए। साल भर वर्मा जी के साथ काम करते करते वो उनसे बिज़नेस की सारी बारीकियाँ सीख चुके थे और अब उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी एक कपड़ों की दुकान खोली जाए, उससे हमें और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो रीना जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं इस उम्र में? अब आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं? लगता है उम्र बीतने के साथ साथ आपका दिमाग भी सटिया गया है। अरे इस उम्र में नया काम खोलने जाओगे तो लोग भी हंसी उड़ाएंगे कि बुढ़ापे में बिजनेस करने की सोची उन्हें। तो आनंद जी बोले, अरे रीना इस बात की चिंता तुम मत करो, मैंने रोहित से भी इस बात की है। उसने मुझे हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिलाया है। दुकान का सारा सामान मंगवाने की जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है, फिर मुझे भागदौड़ का ज़्यादा काम करने ही नहीं पड़ेगा। एक दिन आनंद जी ने एक छोटी सी दुकान खरीद ली और रोहित की मदद से उन्होंने कपड़ों का काम शुरू किया। आनंद जी को इस उम्र में काम करता देख तो पड़ोसी भी बोलने लगे, आनंद जी इस उम्र में आप बिजनेस शुरू करने चले हो, कितने साल तक काम करने का इरादा है? तो आनंद जी बोले, जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। रीना जी भी आनंद जी के साथ दुकान पर आकर बैठने लगी। अपने बेटे के बारे में सोच कर दुखी होने के बजाय बूढ़ी माता पिता व्यस्त रहकर सुखद जीवन जीने के लिए आगे। धीरे धीरे आनंद जी का छोटा सा व्यापार फलने फूलने लगा। एक दिन जब रीना जी अपने पति के अपनी दुकान पर बैठी थी तो उसी समय उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर से जाते हुए देखा जिसने मुसीबत में उनकी मदद की थी। उसी आवाज़ लगाई जो सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम मनोज था, उसने उनकी ओर देखा और देखकर हैरान रह गया कि यमन साहब की माता से दुकान के काउंटर पर बैठी थी। जब अंदर आया तो रीना जी ने उसे आनंद जी से मिलवाया और उसे कुछ पैसे देने लगे और बोली, मुसीबत के समय जो तुमने हमारी मदद की थी वो एहसान तो मैं कभी चुका नहीं सकती, लेकिन वो पैसे लौटाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने लाख मना किया लेकिन रीना जी नहीं मानी और उसके हाथ से पैसे
थमा दिया। बातों ही बातों में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसकी नौकरी छूट गई है, जिस कारण वो बहुत परेशानी में है। उसकी यह बात सुनते ही रीना जी और आनंद जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तो फिर सोचना कैसा, हमें भी यहाँ दुकान पे काम करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। तुम आज से ही बल्कि अभी से हमारे पास रहकर नौकरी कर सकती हो। अब मनोज की सारी परेशानी दूर हो गई तो वहीं मनोज का साथ मिलने से आनंद जी की दुकान का काम और भी अच्छे से हो गया। समय बीतने के साथ साथ उन्हें अच्छा मुनाफा भी होने लगा और अब आनंद जी और रीना जी के पैसों की तंगी खत्म हो गई। 2 साल बाद उन्होंने एक छोटा सा मकान खरीद लिया और किराए के घर से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो गए। घर भले ही छोटा था लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज आनंद जी और रीना जी की शादी की सालगिरह का दिन था। सुबह के समय जब रीना जी नाश्ता लगा रही थी तो आनंद जी ने रीना जी से बोले, रीना, आज के दिन ही तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। जब तुम शादी करके आई थी तो मेरे बूढ़े माता पिता और 2 बहनों की जिम्मेदारी मुझ पे थे, क्योंकि कमाने वाला मैं इकलौता इंसान था। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद हमने अपनी बेटी पे अपना जीवन निछावर कर दिया, लेकिन तब से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी तुम्हारी इच्छा के बारे में नहीं पूछा और न ही तुमसे कभी मुझ में कुछ मांगा। लेकिन आज हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं और हमारे पास पैसा भी है। उम्र की इस पड़ाव में सही, लेकिन मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आज तुम जो भी मांगोगे मैं वही लाकर दूंगा। आनंद जी के इतने प्यार से कहा तो रीना जी ने आनंद जी से कहा, अब मेरे सामने सही सलामत करे, मेरे लिए ही सबसे बड़ी बात है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप उम्र भी हो गई है तो अब कोई शौक भी नहीं रहे। तो आनंद जी बोले, श्रीमती जी, ख्वाहिश से उम्र नहीं देखती। इंसान बेशक शरीर से बूढ़ा हो जाए लेकिन दिल से हमेशा जवान रहना चाहिए। आप यह बताइए कि आपको क्या चाहिए। उसी समय रीना जी को वो दिन याद आ गया जिस दिन वो अपने बेटे के घर के बाहर खड़ी हुई उससे चंद पैसों की भीख मांग रही थी। अब उनका बेटा उनके सामने अपनी कार में बैठकर चलता बना था। फिर रीना जी बड़े प्यार से बोली, ठीक है, अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम एक कार खरीदेंगे। रीना जी की इच्छा जानकर आनंद जी को बड़ी खुशी हुई। वो बोले, ठीक है श्रीमती जी, आज के शुभ दिन पर ही हम कार के शोरूम में जाएंगे और एक नई कार खरीदेंगे। आनंद जी की बात सुनकर रीना जी के चेहरे पे मुस्कान दौड़ गई और उनके मन में संतुष्टि आ गई कि चलो, छोटा सा घर भी खरीद लिए, पैसे भी कमाने लगे और अब एक कार भी आने वाली है जो शौक जमाने में पूरे करने चाहिए थे। उस समय तो पूरे न कर सके, लेकिन आज बुढ़ापे में मौका मिला है तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। शाम के समय आनंद जी अपनी पत्नी रीना के साथ नई कार खरीदने गए। मनोज को अच्छी ड्राइविंग आती थी तो उसे अपने साथ ले गए और सबसे पहले कार में बैठकर मंदिर में माथा टेकने के लिए गए। सभी ने मंदिर में माथा टेका और भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वे लोग गरीबों की एक बस्ती के बाहर रुकी। आनंद जी और रीना जी गाड़ी से निकलकर गरीबों में फल और मिठाई बांटने लगे। मनोज गाड़ी से बाकी का सामान निकालने लगा। तभी रीना जी के बेटे बहू वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक अमन की नज़र मनोज पे पड़ी। उसके पास आकर बोला, अरे अमन, तुमने नौकरी छोड़ दी है? जी सर, अब मुझे बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, किनके पास काम करते हो? काजल ने पूछा तो मनोज हाथ का इशारा करते हुए बोला, अब खुद ही देख लीजिए। तभी काजल और अमन ने जैसे मुड़कर देखा जहाँ रीना जी और आनंद जी गरीबों को फल और मिठाइयाँ बांट रहे थे। यह नज़ारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना जी ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी और आनंद जी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सब सामान बांटकर जैसे वो अपनी कार की ओर आ रहने लगे तो ड्राइवर ने उन दोनों के लिए कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखते ही बेटा बहू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर उनके कंगाल माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो दोनों तुरंत आनंद जी के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। आनंद जी और रीना जी उन्हें देखते ही हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें
ने अनदेखा करके कार की ओर जाने लगे। तभी अमन बोला, पिताजी ऐसा तो मत कीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। तभी काजल भी अपनी सासू माँ के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली, आप नहीं जानती माँ जी, हमें व्यापार में कितना घाटा हुआ है। इस घाटे के चलते हमने इतना कर्ज उठा लिया है कि हमारा घर भी बिक गया। फिर भी हम उस कर्ज को चुका नहीं पाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। मेरे तो गहने तक भी बिक के चुके हैं। अब हम इस बस्ती में ऐसी हालत में रहने को मजबूर हैं। आप लोग हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बेटे बहू की ओर देखते ही रीना जी की आंखों में आंसू उतर आए और उन्हें वो दिन याद आया जब वो अपने बेटी और बहू के सामने चंद पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उनके पति अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन बेटा बहू ने उन्हें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बेटा तो उन्हें अनदेखा करके अपनी बड़ी सी कार में बैठकर चला गया था। आज रीना जी भी अपने बेटे और बहू की बातों को अनदेखा कर अपनी कार में बैठकर चले गए और बेटे बहू उन्हें ज़्यादा देखते रह गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।